सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी सारे आपने कर लिए होंगे। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्योक, गिलगित, शिगर, गस्टिंग और द्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियाँ। ठीक है, ये सहायक नदियाँ किस नदी की हैं ये बताओ पहले। निकाय से मिलते हैं और अंततः अटक के पास पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ यह काबुल नदी से मिलती है। ठीक है, काबुल नदी से आखिर में मिल जाती है। तो ये आपकी सिंधु नदी, ठीक है, इंदुस रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इंदुस रिवर सिस्टम हमने पहले कर चुके हैं, हम ब्रह्मपुत्र कर चुके हैं, गंगा कर चुके हैं, यमुना कर चुके हैं। तो ब्रह्मपुत्र में हमने लास्ट क्लास में किया था शायद, है ना। तो ये कहाँ से निकलती है? चेमा युंगदंग, ये आपका ग्लेशियर है। ठीक है, तो चेमा युंग दुंग, ठीक है, तो चेमा युंगदंग ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर कहाँ है आपका? ये है आपका तिब्बत में। ठीक है, तो यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत में इसको हम किस नाम से जानते हैं? श्यांगपो। तो श्यांगपो रिवर के नाम से जानते हैं तिब्बत में हम। ठीक है, तो फिर ये आती है, यू टर्न लेती है, इसको फिर हम क्या कहते हैं? देखो, ये आपका ग्लेशियर है, मैं इसको बना देता हूँ, अब क्या ही करूँ। फिर यहाँ से देखो, नामचा पर्वत पर्वत से ये यू टर्न लेती है, यहाँ से कहाँ? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं, है ना। तो सियांग के नाम से, देन दिहांग। ठीक है, मतलब दोनों नाम से जानी जाती है, सियांग दिहांग। देन ये असम में माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व में सबसे बड़ा है, नदी का द्वीप है ना। नदी में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। ठीक है, तो ये भी आपने देखा था, माजुली के बारे में हमने किया था। ठीक है, तो माजुली भी किया था, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, देन ये आके सीधे बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई आपकी ये अरे चलो ट्रिब्यूटरी बना ही देता हूँ। देखो यहाँ पे लोहित, लोहित हो गया ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लोहित हो गई। और कौन सी? यहाँ के दिबांग हो गई। ठीक है, दिबांग, दिबांग हो गई। यहाँ से कौन है? यहाँ धनसिरी है। ठीक है, तो धनसरी हो गई। ऊपर से आती कौन? यहाँ पे सुबनसरी। ठीक है, तो सुबनसरी, ये हमने सब अच्छे से किया था लास्ट क्लास में। अगर आपको देखना हो तो वापस से देख सकते हो। यहाँ पे हो गई मानस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे तीस्ता हो गई। तो इन सबको हमने किया था, तो ये आप सब पता है। ये डिवीज़न हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हो। ठीक है, लोहित, दियांग, धनसरी, सुबनसिरी, ये सब आप पता है। ठीक है, चलो। तो और कुछ इसके बाद कामेंग, मानस, तीस्ता, ये सब जान रहे हो आप। ठीक है, अब आते हैं अपनी इंदुस रिवर सिस्टम पे, जो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपकी इंदुस रिवर सिस्टम में हम शुरू से करते हैं। तो इंदुस रिवर सिस्टम, इंदुस रिवर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन का लिखो बोखारचू। तो ये ओरिजिन यहाँ से होता है, बोखारचू। मैं भी मैप में दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। तो बोखारचू प्लेस से होता है, जो कि कैलाश के पास में ही है। ठीक है, कैलाश के पास में ही है। ये देखो यहाँ पर होता है। तो ये कैलाश, ये पूरा इलाका आपका कैलाश ही है ना। तो यहीं पर बोखारचू नामक प्लेस से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी का बोखारचू से होता है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर कहीं देमचोक है। ठीक है, देमचोक नामक स्थान में इंडिया में प्रवेश करती है, देमचोक। ठीक है, तो यहाँ पर बोखारचू है, तो बोखारचू। ठीक है, तो ये बोखारचू प्लेस है, यहाँ से उद्गम होता है। देन देमचोक नामक प्लेस से इंडिया में इंटर होती है। और यहीं पर कहीं लेह नामक शहर है। ठीक है, मतलब एकमात्र भारत का एकमात्र सिटी है, भारत का एकमात्र सिटी। ठीक है, जो देमचोक से, ये पहले लिखो, देमचोक कहाँ पर है? देमचोक आपका लद्दाख में है। देमचोक लद्दाख से ये इंटर करती है इंडिया में। कहाँ? इंडिया में इंटर करती है देमचोक लद्दाख से। देन लेह नामक शहर है, लेह सिटी है, जो इसके मतलब कहाँ? इसके बैंक पे स्थित है, मतलब इस नदी के, सिंधु नदी किनारे पर लेह सिटी एकमात्र भारतीय शहर है। देन ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसको नेशनल रिवर के नाम से हम जानते हैं। तो नेशनल रिवर के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण शहर हैं इस नदी के किनारे, तो ये सब आपको पता है। ठीक है, तो ये हमने ऊपर कर लिया। आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में इतना पता चल गया, ओरिजिन कहाँ से होता है, इंडिया में कैसे इंटर करती है, लेह सिटी, और पाकिस्तान में चली जाती है अंततः। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूटरीज हम दो तरह से देखते हैं। एक तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, दूसरा कौन सा? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब ये कैसे हम पता करेंगे सर कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है? देखो, अगर कोई नदी ऐसे बह रही है तो उसके बहाव की दिशा में आप अपना मुंह करके खड़े हो जाओ। तो ऐसे आप खड़े हो जाओ, तो आपका
राइट कौन होगा, ये राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही हम सिंधु नदी के बारे में करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी देखो कैसे आ रही है, ये ऐसे बह रही है, तो ये हमारा ये राइट होगा, ऊपर वाली जो भी होंगी राइट, नीचे वाली जो भी होंगी लेफ्ट। तो इसकी महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है वो लेफ्ट है, तो राइट के बारे में सिर्फ देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका राइट के बारे में है, तो उनके नाम उनका भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, देखो एक तो श्योक हो गई, मैं भी मैप में दिखाऊंगा, श्योक हो गई, गिलगित हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इनका नाम पता होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। श्योक, गिलगित, काबुल हो गई, कुर्रम हो गई। ठीक है, तो कुर्रम भी हो गई, कुर्रम और कौन सी टू, ये देख लो यहाँ मैप में देखो, पहले आप, मैं मैप में दिखाता हूँ। एक ये है आपकी श्योक है, देन गिलगित है। ठीक है, मेन स्ट्रीम आपकी ये है, ये आप डार्क ब्लू जो है ना वो से देख पा रहे हो, ये श्योक नदी हो गई, ये गिलगित हो गई, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कुन्नर, ये काबुल रिवर हो गई, और कौन सी, ये तोची रिवर हो गई। ठीक है, तो ये खुर्रम हो गई। तो ये अब बहुत हैं बट इनका सबका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है, तो आपने इनका नाम लिख लिया। ये कौन सी है, ये इस तोची के बारे में हम लिख रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी राइट बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको करना पड़ेगा डिटेल से। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, एक तो पहले आप जस्कर लिखो, जस्कर रिवर हो गई, जस्कर, ये भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्कर हो गई, शोहन हो गई, देन आप आओ झेलम, जिनको पंचनद के नाम से आता है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। तो झेलम हो गई, चिनाब हो गई, राबी हो गई, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। तो ब्यास एंड सतलज। ठीक है, तो ये पांचों मैंने क्रम से लिखे हैं, ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं। पांचों मतलब क्या, ये झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम अच्छे से करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आओ करते हैं। तो सर पहले झेलम का बता देना। बिल्कुल, झेलम करेंगे हम, झेलम के बाद हम करेंगे क्या, चिनाब। तो झेलम के बाद हम चिनाब करने वाले हैं। देन कौन सी है, देन राबी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो राबी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पांचों की पांचों रिवर, इनके बारे में हम करेंगे। ठीक है, बेटा मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अरे क्या, इसको थोड़ा रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, बस ठीक है, हाँ डन। ठीक है, तो ये पांच रिवर के बारे में करना है। ठीक है, तो झेलम को आप पता है, इनका उद्गम बताओ, पहले सबका उद्गम बताओ, ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन लिखेंगे हम। तो ओरिजिन सबका कहाँ से होता है, तो झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, झेलम बेरी नागिस्तान से। ठीक है, तो झेलम का बेरी नागिस्तान से ओरिजिन होता है। बेरी नाग हो गया। चिनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है, चिनाब का होता है बारह लाचला दर्रा से। तो बारह लाचला, तो बारह लाचला पास इसको कहो या दर्रा कहो। ठीक है, तो बारह लाचला पास से चिनाब का उद्गम होता है। रोहतांग पास से रवि का, रोहतांग। ठीक है, तो रोहतांग पास से रवि नदी का होता है। ब्यास का भी रोहतांग से ही होता है। ठीक है, तो रोहतांग से ब्यास और रावी का, तो रोहतांग पास ध्यान रखना है। और सतलज का उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल। राकसताल भी आपका कहाँ है, ये भी कैलाश मंदिर के, कैलाश पर्वत के पास है। ठीक है, कैलाश के पास ही है, तिब्बत में। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक है, तो ये उद्गम हमने कर लिए पांचों नदियों के। अब इनका का नाम करना, पुराणों में इसे किस नाम से जानते थे, तो पुराणों में इनका पुराना नाम क्या है। तो देखो, झेलम को हम क्या कहते थे, झेलम को हम बितिस्ता कहते थे। तो झेलम को क्या कहते थे, बितिस्ता। तो झेलम का नाम बितिस्ता लिखिएगा। चिनाब को क्या नाम, अस्कनी के नाम से जानते थे, चिनाब को हमने अस्कनी के नाम से जाना था। राबी को किस नाम से जानते थे, राबी को हम पुरुषनी। ठीक है, तो राबी को लिखो पुरुषनी, तो पुरुषनी नाम से जानते थे राबी को। और इसको ब्यास को हम बिपाशा के नाम से जानते थे, ब्यास को बिपाशा। और सतलज का पुराना नाम क्या है, सतुदुरी। ठीक है, सतुदुरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने करा दिया यहीं पर। ठीक है, देखो अच्छा, झेलम को और हम, ये एकमात्र नदी है ना जो यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है, मतलब अपने यंग एज में, यूथफुल मतलब यंग एज में जैसे निकलती, यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग समझते हो, मियांडरिंग करती है, मतलब मियांडरिंग आप कैसे बताऊं, तो मटक मटक के चलती है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये एकमात्र ऐसी झेलम। ठीक है, तो झेलम के बारे में ये रखिए। और झेलम के बारे में क्या याद रख सकते हो, झेलम जो है ना, ये आपकी जो बुलर लेक है उसको फीड करती है, मतलब बुलर लेक को खाना खिलाती है, मतलब उसको जो उसको चाहिए वो देती है, पानी वगैरह। ठीक है, तो बुलर लेक को फीड करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और राबी के बारे में क्या जानते हैं? राबी के बारे में कुछ चीज़ें लिख लो। राबी के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांस बाउंड्री बनाती है, ये इसको क्या कहते हैं? ट्रांस बाउंड्री। तो ट्रांस बाउंड्री, ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में कौन जानी जाती है? राबी, ठीक है। तो कौन सी? इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी है? राबी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। सतलज के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, सतलज एंट्री कहाँ से लेती है? इट इंटर्स इन इंडिया। तो ये एंट्री कहाँ से लेती है? एंट्री लेती है किस दर्रे से? बताओ भाई, शिपकिला दर्रे से, ठीक है। तो शिपकिला पास याद रखना है, शिपकिला, तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलो, शिपकिला, तो शिपकिला पास से सतलज रिवर भारत में एंट्री लेती। तो ये सब अब मैप देखते हैं, चलो, ठीक है, मैप देखते हैं। अरे मैप कहाँ गया? ये है, देखो। तो मैं रिवर ऐसे मेंशन ही करता हूँ। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है पहले तो झेलम, ये है झेलम आपकी, ये यहाँ से निकल रही। अरे यार, वैसे ही कर दूँ, तुम लोग समझ जाना बस, ठीक है। तो ये है आपकी झेलम, ठीक है, ये झेलम। तो ये झेलम है, ये देखो बुलर लेक को फीड कर रही है और ये फिर जाके चिनाब में मिलती है। फिर ये आपकी चिनाब है, झेलम चिनाब हो गई। देन आपकी ये राबी हो गई। देन आपकी ये ब्यास हो गई, सतलज में मिल गई। देन सतलज, सतलज यहाँ से तिब्बत से निकलती है, राकस से, और भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। और देन ये सतलज यहाँ पे में आ गए, ठीक है। इन ये 5 नदियों का समूह यहीं पे मिल गया। अच्छा, ये जो कभी कभी ये भी आप ये स्थान देख लो, ये स्थान जहाँ पर 5 नदियाँ मिल गई ना, 5 नदियाँ, इसको मिठान कोट के नाम से जानते हो आप? तो मिठान कोट, ठीक है। तो ये अगर पूछता है कभी तो आप बता दीजिएगा, ऐसे भूलिएगा मत। अच्छा चलो, एक चीज़ और है, दोआब आप समझते होगे, दोआब है ना। तो 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं, तो ये भी लिख ही लो, ये क्यों छूटे अब यहाँ पे। चलो लिख ही लेते हैं, दोआब। झेलम और चिनाब के बीच कौन सा दोआब बनता है? तो झेलम और चिनाब के बीच छेज, ठीक है, तो छेज दोआब बनता है। चिनाब और राबी के बीच कौन सा बनता है? रेचना, तो रेचना, ठीक है, तो रेचना हो गया। और राबी और ब्यास के बीच कौन सा? राबी और ब्यास के बीच बारी हो गया, ठीक है। और ब्यास और सतलज के बीच कौन सा है? बिस्ट, ठीक है। तो ये आपको दोआब के नाम भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, इतना कुछ कर लिया, IWT के बारे में भी करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। 1960 में हुई, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता कराई और भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता था, ठीक है। सिंधु नदी के पानी को बंटवारे को लेकर ये समझौता हुआ, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ, इसमें देखो, इंदुस, झेलम और चिनाब, इनको वेस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कौन सी 3 नदियाँ हैं? इंदुस, झेलम एंड चिनाब, ठीक है। तो इंदुस, झेलम और चिनाब, इनको वेस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं। तो इनका 20% पानी कौन? इंडिया यूज करेगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ये समझौता हुआ। और बाकी 3 नदियाँ कौन सी हैं? राबी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो राबी, ब्यास, सतलज, इनका क्या होगा? ये इनको ईस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं। इनका 80% पानी इंडिया और 20% पाकिस्तान यूज करने वाला था, ये समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बातें, ठीक है। चलो, बस इतना ही कर लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंदुस रिवर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें रहेंगी तो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक नदी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिना अनुमति के संसद से कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? ये तो आपको पता है ना, 60 दिन। 60 दिन इसका आंसर है ना। बट कैसे है सर आंसर? चलो मैं कराता हूँ तुम्हें अभी। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है? किसी भी सदस्य का डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन ये कैसे तय होगा, मतलब किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा? ये हमारा है आर्टिकल 102 में, ठीक है। तो आर्टिकल 102 में, ठीक है, तो आर्टिकल 102 में हो गया ये। चलो, तो देखो, पहले किस ग्राउंड के बेसिस पे? अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, कोई भी, मतलब किसी भी लाभ के पद पे हो, तो ठीक है, तो ये हो गया एक। तो मतलब किसी भी लाभ के पद पे होगा तो वो अयोग्य होगा। दूसरा क्या हो गया? अनसाउंड माइंड, मतलब पागलपन हो। अनसाउंड माइंड क्या होता है? पागल हो। अनसाउंड मतलब इसको पागल हो, या दिवालिया तो अलग चीज़ होगी, पागल हो, ठीक है। अनसाउंड माइंड का हो तो वो नहीं बन सकता। तीसरा क्या हो गया? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो, उसके पास कुछ ना हो, ठीक है। अनडिस्चार्ज, तो अनडिस्चार्ज्ड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो, ठीक है। तो ये इसका दिवालिया का मतलब उसके पास कुछ ना हो, मतलब उसकी कोई संपत्ति ना हो, बिल्कुल कंगाल हो चुका हो, लोन ना भर पा रहा हो अपने। डी। और चौथा नंबर क्या होगा?
ओ हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, बिल्कुल हो। अगर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पांचवा एक एक है, देखो, एनी अदर लॉ, मतलब कोई और संसद कोई नियम बनाती तो उसके तहत भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ये अब सब 102 में है, बट जो 60 डेज वाला ना, ये 101 में, आर्टिकल 101 में ये उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 101 में। चलो मैं अभी तुमको कुछ कराता हूँ। आर्टिकल कर लो जिससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्टिकल 75 के बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या है, तो पहले तो ए और बी को छोड़ दें क्या? चलो ठीक है, अरे चलो करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो आर्टिकल 75 के क्लास 1 में क्या है, इसमें क्या है, पीएम प्रधानमंत्री एंड अदर मिनिस्टर्स कौन नियुक्त करेगा? जो भी इनकी नियुक्ति कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ही करता है, बट अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह करके करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है ये तो आपको पता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। चलो दूसरा में क्या है, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक, तभी तक आप वो ऑफिस होल्ड करोगे जब तक प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट आपके पास रहेगा। ठीक है, तो मिनिस्टर्स, यही मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं तो ये सही सोच रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फालतू में यहाँ पे रिवीजन ही करना है ना इसका। तो अब तीसरे क्लॉज थर्ड में क्या है, क्लॉज थर्ड में क्या है बताओ? जो भी मिनिस्टर हो गए, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कलेक्टिव कैसे लिख रहा हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ। ये तो आपको पता होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? लोकसभा के लिए होते हैं, राज्यसभा मैं ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथे क्लॉज में क्या है, क्लॉज 4 में ओथ है ना। ओथ बताओ, अच्छा किस अनुसूची में है, अनुसूची कौन सी है? मैंने बताया था टीयर्स, वो वही ट्रिक याद रखो तुम लोग यार। चलो पाँचवें क्लॉज में क्या है, पाँचवें क्लॉज में मैक्सिमम 6 महीने तक, इसमें बताया गया मैक्सिमम 6 माह तक। ठीक है, 6 मंथ तक कोई भी मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए, लेकिन उसके बाद तक वो नहीं रह सकता। ठीक है, एक तो ये हो गई। और छठवें में क्या है, छठवें में सैलरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्लियर हो गया, बट जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसकी बारी अभी आई। एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा ए जोड़ा गया। ठीक है, 75 के क्लास 1 में ए पार्ट जोड़ा गया। इसमें क्या गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है, मतलब जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। ऐसे तो नहीं, देखो यहाँ इलेक्शन जीतते हो आप, किसी को मंत्री पद देने के लिए उसको लुभा सकते हो, तो वैसे सबको कोई ना कोई मंत्री पद बना के ऐसे सबको मंत्री ही बना दो तुम। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये संविधान संशोधन हो कि मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा मेंबर के 15% लोगों को ही आप मंत्री बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और एक और क्या हुआ था, एक और चीज़ मुझे पढ़ाना था आप लोगों को, वो ध्यान नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है, और बी में क्या जुड़ा, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको कौन जानता है, एंटी डिफेक्शन लॉ को कौन समझता है? एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल विरोधी कानून। कोई भी व्यक्ति दल बदलता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा इलेक्शन जीतने के लिए। ये किस में है, तो दल बदल आपका, तो दल बदल कानून कहाँ है, ये 10वीं अनुसूची में हमने जोड़ा है, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कौन सा था, अरे 10वीं अनुसूची है भाई, 10th शेड्यूल है, तुम लोग भी ना। और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यही तो मेन है। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान आ गया, अच्छा हुआ। तो इसको डिसाइड कौन करेगा कि दल बदल है इसके थ्रू, मतलब कि उसको मेंबर रहना है, नहीं, डिसाइड कौन करेगा बताओ भाई, कौन डिसाइड करने वाला? डिसाइडेड बाय स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जो होने वाला स्पीकर ही डिसाइड कर सकता है ये सिर्फ। लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इनको कौन डिसाइड करेगा, इनको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट इनको डिसाइड करेगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना अच्छे से, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन आपको पूरी तरह से समझा दिया है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए,
और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अच्छे से आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 60 दिन के अंदर आपको प्रेजेंटी लगानी पड़ेगी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार उल्लेख है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सेंटर का जो आर्टिकल है उसको स्टेट में सेम कितना जोड़ने घटाने पे होता है। देखो 79 to 1112, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात है तो इसमें हम जोड़ेंगे 89, तो आपका ऑटोमेटिकली स्टेट के बारे में आ जाएगा। और 112 से 123, मैं भी ये रूल का अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी आपको परेशान मत होइए। इसमें 90 जोड़ोगे तो वो स्टेट के बारे में आएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ ना। हाँ तो आ जाओ। तो आर्टिकल कहता है 86। आर्टिकल 86 में क्या है, ये आपके स्टेट सेंटर के लिए है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब संसद के सदनों को संबोधित कर सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, संसद के सदनों को संबोधित करने का अधिकार है, सदनों को संबोधित करने का अधिकार, ठीक है। संबोधित करने का अधिकार है, या संदेश भेजने का, संबोधित या संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका केंद्र के लिए हो गया। बट इसमें आप कितना ऐड करने वाले हो, आप इसमें करो +89 करने पे कौन सा आएगा, आर्टिकल 175। तो ये हो जाएगा गवर्नर, जो विधानमंडल में कर सकता है, ठीक है। गवर्नर के लिए ये आ जाएगा। सेम बात, यही तो आपका आंसर होने वाला है। आर्टिकल नंबर 175 ही तो आंसर है ना। अब आर्टिकल 87 भी कर लो तुम लोग, आर्टिकल 87, ठीक है। तो आर्टिकल 87 इसमें क्या है, स्पेशल एड्रेस के बारे में बात की गई है। स्पेशल एड्रेस क्या होता है सर, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें अभी। तो स्पेशल एड्रेस होता है किसका, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस कर सकता है संसद में, कब करेगा, एट फर्स्ट सेशन, मतलब जब साल का पहला सेशन हो या इलेक्शन जीतने के बाद का पहला सेशन, ठीक है। सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें जो होता है उसको स्पेशल एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसको मोशन ऑफ थैंक के नाम से भी जानते हो आप, तो मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो इसको पास कराना ही होता है, ठीक है। तो ये तो कंपलसरी होता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट के लिए हो गए। सेम बात हम गवर्नर के लिए कैसे पता करेंगे, इसमें भी आप कितना जोड़ोगे, इसमें भी कितना जोड़ेगा आप, 89 ही जोड़ोगे, ठीक है। +89 तो आपको आ जाएगा, स्टेट के लिए आ जाएगा। अब 87 आपने किया तो 86 भी करना जरूरी मांगता है। तो आर्टिकल 86 बताओ, तो इसमें क्या है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, ये तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल को हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। देखो, तो ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये जो है ना मिनिस्टर्स हैं, अटॉर्नी जनरल, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करेंगे, बोल सकेंगे, बट कांट वोट, ठीक है। कांट वोटिंग सिर्फ वही करेंगे जो जहाँ का मेंबर होगा। जैसे लोकसभा के मेंबर सिर्फ लोकसभा में वोटिंग कर पाएंगे, बट भाग ले सकते हो आप राज्यसभा की भी प्रोसीडिंग्स में, बोल भी सकते हो। अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन का सदस्य नहीं, तो ये दोनों सदनों में सिर्फ भाग ले सकता है, प्रोसीडिंग्स पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल। सेम बात किसके लिए होती है, अच्छा मैंने ये देखो 112 से 123, अरे ये तो चलो वही थे, ठीक है। तो सेम बात हम किसके लिए देखते हैं बताओ। तो सेम बात अगर हम इसमें +89 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +89 करने पर 177। तो इसमें सेम बात हमने एडवोकेट जनरल के लिए भी देखी है। तो एडवोकेट जनरल भी भाग तो ले सकता है बट वोट नहीं कर सकता, मतलब एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, ठीक है। ये आपने समझ लिया, यही आपको मैं समझाना चाहता था, यही क्वेश्चन बनता है बहुत बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताओ भाई बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। देखो बक्सर का युद्ध जानने के लिए बैटल ऑफ प्लासी हमने किया था पहले, है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी हम कर चुके हैं,
सर प्लासी कैसे, क्या मैंने पूरी कहानी इसकी समझाई थी आप लोगों को, बैटल ऑफ प्लासी कब कैसे क्यों हुआ, ठीक है। तो मेनली इसी ने फाउंडेशन रखी, लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ब्रो, ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन थी, तो इसी प्लासी के कारण ही आई फाउंडेशन, ठीक है। तो लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो यह तो आपको पता है। चलो ये तो इन इंडिया ये भी पता है, इन इंडिया भारत में जो फाउंडेशन रखी गई प्लासी के युद्ध के बाद ही रखी गई। ये कब हुआ, 1757 में हुआ, आपका 1757 में हुआ, ठीक है। अब ये कब हुआ बताओ, मतलब क्यों हुआ? चलो मैं बताता हूँ, कैसे बताऊँ, चलो ठीक है, ऐसे करते, देखो 1757 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ था, एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। चलो तो पूरा कहानी हमने किया था। बंगाल के नवाब कौन थे तब, बंगाल के नवाब कौन थे, बंगाल नवाब, ठीक है। तो बंगाल नवाब कौन थे जब ये युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला देखो बहुत ही कम उम्र के थे, ठीक है। सिराजुद्दौला बहुत ही कम उम्र थे। इससे पहले क्या हो चुका था, ब्लैक होल ट्रेजेडी हो चुकी थी, ठीक है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की आपको पता है कि एक ही कमरे में कुछ अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, तो ठीक है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको पता, ध्यान है ये अच्छे से, बिल्कुल ध्यान है, ठीक है। तो जो क्लाइव था उस समय अंग्रेज़ों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कौन था, क्लाइव, ठीक है। तो क्लाइव ने ही ये युद्ध छड़ा, उसको बहुत ही गुस्सा आई ये सब घटना सुन के, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद। तो इसने क्या किया, इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति था मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को बोला कि भैया यार तुम्हें बनना उन्ना है नवाब की नहीं, तो अब इसको भी बनना ही था यार, किसको नवाब नहीं बनना, क्योंकि ये सिराजुद्दौला बहुत कम उम्र का था। तो मीर जाफ़र को इसने लालच दी और इसको अपनी तरफ मिला लिया। देन इनको युद्ध में हराया और फाउंडेशन रखी ब्रिटिश इंडिया की। देन कौन, इसको नवाब बना दिया गया, मीर जाफ़र बन गया नवाब। इसको भी हटा दिया गया क्योंकि ये भी स्वामित्व चाहता था यार, नवाब बनने के बाद नवाब जैसा फील ही नहीं हो रहा था इसे। तो फिर इन्होंने मीर कासिम को बना दिया, इसका दो दामाद है, मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को। मीर कासिम से भी ज़्यादा जमी नहीं इनकी। तो मीर कासिम गया कहाँ, अवध, अवध घूमने गया, साला मतलब हेल्प लेने गया। अवध में कौन थे नवाब तब, अवध में नवाब थे तब शुजाउद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला दोनों अलग हैं, ऐसे मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो शुजाउद्दौला यहाँ के नवाब थे, बट ये शुजाउद्दौला मीटिंग कर रहे थे तब किससे, शाह आलम से। शाह आलम ये दोनों अपना बैठ के दो पैक लगा रहे थे कि ये इतने में पहुँच गए, ये मीर कासिम पहुँच गए अवध। अब ये तीनों मिल गए, तीनों मिल के लड़ गए, ठीक है, तीनों मिल गए, ठीक है, मीर कासिम भी मिल गए। तो शुजाउद्दौला तो तैयार थे, अवध के नवाब, ये मुग़ल बादशाह थे। शाह आलम ने कहा चलो हम भी लड़ लेते हैं, ठीक है यार, तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प हो जाएगी थोड़ा। तो अब हमारा युद्ध हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर कहाँ है, बक्सर आपका बिहार में है ये प्लेस, ठीक है। तो ये तो पता है, ये कब हुआ, 1764 में। तो 1764 में इधर से देखो कौन आए, कासिम आए, मीर कासिम आए, प्लस शुजाउद्दौला आए, जो कहाँ के, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, ठीक है। तो शुजाउद्दौला आ गए, प्लस शाह आलम आए, ठीक है। तो शाह आलम, ठीक है। तो ये तीनों लोग आ गए। शाह आलम वर्सेज कौन, मुनरो, मुनरो के खिलाफ ये लड़ाई हुई। ईस्ट इंडिया की तरफ से कौन था, मुनरो हेड कर रहा था, ठीक है। इसमें कौन जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, विनर हो गई भैया। अब इनको मौका मिला, इन्होंने कहा हमें चाहिए संधि, इलाहाबाद ट्रीटी। तो इलाहाबाद ट्रीटी यही तो मेन चीज़ थी जिसने अंग्रेज़ों को पूरा स्वामित्व ही दे दिया। इलाहाबाद ट्रीटी में क्या हुआ, इन्होंने कहा शाह आलम से कि, शाह आलम से कहा नहीं, शुजाउद्दौला से कहा इन्होंने, शाह आलम को तुम अपने कुछ जागीरें दे दो। और शाह आलम को क्या कहा इन्होंने, शाह आलम से इन्होंने कहा कि दीवानी राइट्स हमें दो। मतलब अब दीवानी जो राइट्स होंगे, तो दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू वाले, पैसा रुपया वाले, दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, कहाँ के, बंगाल के, बिहार के, बंगाल, बिहार और कौन, उड़ीसा, ठीक है। तो ये तीन जहाँ से मेन पैसा आता था उनको ले लिया इन्होंने। अब यहाँ से ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, पैसा कौन कलेक्ट करेगा, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और इनको मतलब बाकी जो सेना वोना का खर्चा है ये सब चला रहे थे, जो नवाब बने बैठे थे, ठीक है। वही ना, बहुत नवाब न बनो, तो यही है नवाबों का हालचाल। तो अब यहीं से आ गया ना, यहीं से पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ डुअल गवर्नमेंट का। मतलब डुअल गवर्नमेंट मतलब अंग्रेज़ों के हाथ में रेवेन्यू आ गया, बाकी ये जो नवाब थे उनके हाथ में रहा, ठीक है। तो अब डुअल गवर्नमेंट क्लाइव ने स्टार्ट किया,
क्योंकि क्लाइव ही था वायसराय, क्लाइव ने स्टार्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको इंड किसने किया? डुअल गवर्नमेंट इंड करने वाला कौन था? इंड करने वाला था 1772 में हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो हेस्टिंग्स का नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये बस कुछ चीज़ें थे बैक्सर के बारे में, मैंने आपको करा दिया वापस से, ठीक है। तो आपको मोस्टली चीज़ें इसको पता ही थी, तो बस ये थोड़ा रिवीजन चाहिए था आपको। तो 1764 आप लोग मार्क कीजिएगा, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? बताओ भाई। देखो, तो बाकी सभी तो समाज सुधारक थे, बट सबसे ज़्यादा काम पहली बार काम करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय साहब, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, इनको हम फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसियंस के रूप, मतलब पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं ना। तो पुनर्जागरण के पिता भारत पे, ठीक है। तो पिता किसको जानते हैं? राजा राम मोहन राय को। अच्छा, इनको ये जो राजा की उपाधि मिली थी, ये राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो राजा की उपाधि इनको मिली थी अकबर सेकंड से। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने काम किया था भैया, इन्होंने काम किया था सती प्रथा को अबॉलिश्ड किया था, एबॉलिश्ड सती प्रथा, ठीक है। किसके साथ मिल के? देखो, सती प्रथा एबॉलिश तो किया था इन्होंने कब? 1829-30 में, ठीक है। तो 1829-30 याद रखिएगा बस। और किसके साथ मिला था इन्होंने? बेंटिक के साथ। बेंटिक का इनको पूरा साथ मिला था इसमें, ठीक है। तो बेंटिक का साथ मिला था इसमें पूरा इनको, ये तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, मैं उनको लिख देता हूँ बुक्स, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपके। तो फेमस बुक्स हैं, पहली बुक्स कौन सी? संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी ये भी आपकी किसकी है? ये भी राजा राम मोहन राय की है, ठीक है। संवाद कौमुदी हो गई। मिरात उल अखबार, ठीक है। तो मिरात उल अखबार, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, मिरात उल अखबार ध्यान रखना है। और क्या याद रखोगे? हाँ, और इन्होंने क्या काम किया था? कन्वर्टेड बेदाज इन इंग्लिश। इन्होंने बेदाज को कन्वर्ट किया था, कन्वर्टेड बेदाज इन इंग्लिश, ठीक है। तो कन्वर्टेड बेदाज इन इंग्लिश, ये भी आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन से फाउंडेशंस रखे थे? इन्होंने कुछ चीज़ों की फाउंडेशन भी की। तो फाउंडेड क्या क्या फाउंडेड किया भैया? तो वेदांत का फाउंडेड किया, वेदांत का फाउंडेशन किया। और आत्मीय सभा, ठीक है। तो आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। ये कब की थी आत्मीय सभा की? 1814-15। देखो, बहुत जगह 14 मिलता है, बहुत जगह 15, तो मैंने 14-15 लिख लो, दो जो भी ऑप्शन आए वो करेक्ट मार्क के आना, ठीक है। ये आत्मीय सभा हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो एक बात और यहीं पे याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे ही हुई, इसका काउंटर करने के लिए, तो इस ब्रह्म समाज का काउंटर करने के लिए धर्म सभा का स्थापना हुई, धर्म सभा, ठीक है। तो धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने। तो राधाकांत देव ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इतना आपको याद रखना है, ये तो हो गया। अच्छा, ये डी.के. कर्वे कौन थे? डी.के. कर्वे कौन है? ये इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है इन्होंने। और सावित्रीबाई फुले, इनका भी नाम आप वुमेन एजुकेशन के लिए ही जानते हो, वुमेन एजुकेशन के लिए, है ना। इनके पति को ज्योतिबा राव फुले। तो ज्योतिबा राव इनका क्या काम था? इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। तो 1875 में सत्यशोधक समाज और गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। चलो, ये सब ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रख सकते हो? और वुमेन एजुकेशन हो गया। विवेकानंद के बारे में अब करते हैं, ठीक है। विवेकानंद अपने, ये स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बताओ। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बताओ भाई। रामकृष्ण मिशन 1 मई को हुई थी। 1 मई ईयर कौन सा था? 1897 में। कहाँ? बेलूर मठ इसका हेडक्वार्टर था। तो बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है, ठीक है। तो बेलूर मठ कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, ये सब आपको ध्यान रखना है। और ये शिकागो में कब गए थे? शिकागो में सितंबर 1893, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 6 करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा
कितने दिनों के भीतर लोकसभा को या तो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के वापस कर दिया जाना चाहिए? बताओ कितने दिन के भीतर, तो ये कितना होता है? चलो पहले तो आप लिखो बिल। बिल कितने प्रकार के होते हैं? बिल होते हैं, देखो पहले तो साधारण बिल हो गया, तो ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी बिल हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा? मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, मनी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 3 बिल हो गए, तीनों बिल के बारे में भी आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलो ऑर्डिनरी बिल के संबंध में क्या होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इसमें सेम होती हैं, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा की इसमें पावर सेम होती है, इक्वल पावर, याद रखिएगा, इक्वल पावर, किसी को कोई वरीयता नहीं दी जाती, आप दोनों सेम हो ये कहा जाता है, ठीक है। तभी मैं, चलो पहले बीटो के बारे में करा देता हूँ, चलो पहले कर लेते हैं, तो अभी समझ नहीं आएगा, आ जाओ। तो देखो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल के बारे में पहले करें, चलो मनी बिल ही कर लेते हैं, फिर बीटो भी कर ही लेंगे, ठीक है। तो मनी बिल के बारे में करते हैं पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन है, मनी बिल के बारे में करना है, ठीक है। तो मनी बिल क्या है, इसका 110 में, आर्टिकल नंबर 110 में क्या गिवन है, डिफिनीशन गिवन है, डिफाइन किया गया इसको, सिर्फ आर्टिकल 110 में डिफाइन किया कि, जबकि 109 में प्रोसीजर है कि कैसे मतलब होगा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर किस में है, 109 आर्टिकल में है कि ओरिजिनेट कहाँ होगा, बताओ भैया, ओरिजिनेट कर। अच्छा कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है नहीं, हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर जो होता है, ठीक है। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब आर्टिकल 110 हो गया, आर्टिकल 109 में ओरिजिनेट कहाँ होता है, तो ओरिजिनेट हो सकता है ये सिर्फ कहाँ, लोकसभा में, लोकसभा में सिर्फ ओरिजिनेट होता है, वो भी किसकी, प्रियोर रिकमेंडेशन होती है किसकी, प्रेसिडेंट की। ये क्यों ली जाती है, क्योंकि बाद में प्रेसिडेंट इसको आनाकानी ना करे, ठीक है। तो ये होता है प्रियर रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, चलो लोकसभा में ही सिर्फ लाया जा सकता है। अब लोकसभा के पास, अच्छा राज्यसभा के पास कौन कौन सा, अच्छा लोकसभा के पास राज्यसभा कैसे भेजता है ये है देखना है ना हमें। तो लोकसभा से पास हो गया, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, चलो दूसरा कर लेते हैं। तो लोकसभा से जैसे ही पास हुआ ये, ठीक है, तो लोकसभा से पास हो गया, देन ये राज्यसभा में गया। राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन है, राज्यसभा एक तो या तो पास कर दे डायरेक्ट, ठीक है, सीधे पास करे, तो ये सीधे चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको पास ही कर देगा, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही ये आया था, ठीक है। अमेंडमेंट देखो सलाह दे सकता है, लोकसभा को सिर्फ अमेंडमेंट की सलाह दे सकता है, और लोकसभा बाध्य नहीं है कि इसको माने ना माने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अमेंडमेंट करके फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, एक तो ये हो गया, ठीक है। और बट हाँ देखो, राज्यसभा के पास कोई अमेंडिंग पावर नहीं है, डू नॉट हैव एनी अमेंडिंग पावर, ठीक है। तो डू नॉट हैव अमेंडिंग पावर, ये अमेंडमेंट कर नहीं सकता, बट सुझाव दे सकता है एक बार, अमेंडिंग पावर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसके पास पावर ही नहीं है, कांट रिजेक्ट ब्रो, ठीक है। और ये कितने दिन तक अपने पास तक होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम 14 दिन तक, ठीक है, 14 दिन तक होल्ड हो सकता है। अगर इसके बाद इसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं ली तो लोकसभा ये मान के चलता है कि जैसा हमने भेजा था वैसा ही पास हो गया है, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम इसका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलो प्रेसिडेंट के पास पावर, अब ये प्रेसिडेंट के पास तो गई, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास आया। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या बीटो पावर हैं, देखो बीटो पावर क्या होता है, बीटो पावर मतलब इसको निगेटिव पावर कह लो, ठीक है। तो निगेटिव पावर हो गया, तो बीटो पावर का मतलब निगेटिव पावर कह लो इसको, ठीक है। निगेटिव पावर यही, इसी को बीटो पावर कहते हो। या तो देखो ये एसेंट दे देगा, जैसे ही प्रेसिडेंट एसेंट देगा तो एक्ट बन जाता है वो, तो एक्ट बन जाएगा मतलब सब खेल खत्म, पास हो चुका। बट बीटो पावर में क्या होता है, बीटो पावर में क्या होता है, एक तो एब्सोल्यूट बीटो पावर, एब्सोल्यूट बीटो, इसका क्या मतलब होता है सर, रिफ्यूज टू गिव एसेंट, मतलब मना कर दिया, रिफ्यूज टू गिव एसेंट, ये मुश्किल ही होता है, ठीक है। ये सब क्योंकि पहले से ही इसकी अनुमति मिल चुकी होती है तो पास ही हो जाता है। एक सस्पेंसिव बीटो है, सस्पेंसिव बीटो पावर है, ठीक। सस्पेंसिव बीटो, इसका क्या मतलब है, रिटर्न्स द बिल, मतलब वापस कर देता है, तो रिटर्न्स द बिल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है, तीसरा है पॉकेट बीटो,
पॉकेट वीटो ये क्या होता है, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ये तो, है ना। तो ये होते हैं वीटो पावर। अब आते हैं हम इस पहली स्लाइड पे जो मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर, ठीक है। तो वीटो पावर आ गया अपने पास। अब लोकसभा देखो यहाँ पर एक्ट बन जाता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर तीनों वीटो यूज कर सकता है, तीनों वीटो प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, तीनों वीटो, ठीक है, तीनों वीटो पावर यूज हो सकते हैं। मनी बिल के केस में क्या है, नो सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो हो रिस्पेक्ट रिटर्न कर ही नहीं सकता भाई, नो सस्पेंसिव वीटो, ये तो आपको ध्यान रखना मनी बिल के केस में हो। और इसमें अच्छा मनी बिल में ही क्या होता है, नो जॉइंट सिटिंग, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग, क्योंकि राज्यसभा की इतनी ज़रूरत ही नहीं है हमें भैया, हम ही कर लेंगे खुद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना मनी बिल के। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसमें क्या, इसमें भी देखो लोकसभा बराबर राज्यसभा, इनमें भी दोनों की पावर लगभग सेम होती हैं। और ये आर्टिकल कहाँ पे है, आर्टिकल 368 में दिया गया है। कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम, इसको साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। साउथ अफ्रीका से पार्ट कौन सा है, पार्ट आपका 20 है, 20वें पार्ट में स्थित है, ठीक है। इसमें भी कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, नो जॉइंट सिटिंग, ठीक है। तो नो जॉइंट सिटिंग ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें भी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 14 दिन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाएगा, बताओ भाई। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होगा, बजट, बजट के बारे में बात हो रही, बजट कौन रखवाता है सर, बजट कौन रखवाता है, तो ये ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट इनकम, देखो जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रिसिप्ट्स, ठीक है, रिसिप्ट कहते हैं। और गवर्नमेंट का जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी सारे खर्चे होंगे उनको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कहते हैं, ये तो आपको पता ही है पहले से, ठीक है। अब आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो आपको अच्छे से पता है कि बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ इसका उल्लेख है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका उल्लेख है आर्टिकल 12 में, ठीक है। बजट का उल्लेख कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 100 ऑफ सेंटर, ठीक है। तो आर्टिकल 112 में ये हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल प्रेजेंट, तो प्रेसिडेंट शैल प्रेजेंट मतलब प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेगा, बजट को प्रेजेंट करने की अनुमति देगा, बट प्रेजेंट कौन करता है, अपनी वित्त मंत्री, बजट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो बजट को पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट का काम है कि रखवाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना तो पता हो गया, पार्लियामेंट के सामने बजट रखवाने का काम कौन है, प्रेसिडेंट का है। और प्रेजेंट कौन करेगा, प्रेजेंट करेंगी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगी, ठीक है। और प्रिपेयर कौन करता है, इसको प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करने वाला बजट प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, इतना आपको पता है। अब मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, मैं दिखाता हूँ, स्लाइड में पीछे जाना पड़ेगा, आप नहीं भूल गए होगे, ये बताया था ना, ये सिस्टम बताया था 112 से 123 में अगर सेंटर से हमें राज्य में जाना तो 90 जोड़ना है, ठीक है। तो हम जोड़ देते हैं 90, कहाँ गया, ठीक है। 112 है ना, तो इसमें हम +90 ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके लिए स्टेट का। तो स्टेट का हो गया 202, आर्टिकल 202 में, तो आर्टिकल 202 में गवर्नर के लिए सेम पावर लिखी हुई है, ठीक है। तो गवर्नर के लिए सेम बात लिखी है, तो ऑप्शन बी गवर्नर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा आर्टिकल 113 में क्या है, अब इतना तो मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ। आर्टिकल 113, ठीक है। आर्टिकल 113 में क्या है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ग्रांट पास नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेंगी, तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये आर्टिकल 113 में बताया गया है किसके लिए, किसी भी ग्रांट या डिमांड को मांग करने के लिए, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। अब चलो मैं ये तो आप ये भूल जाओ जो मैं बताया अभी तक। अब आते हैं पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको क्या कहते हैं, ये दोनों फंड जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपने बहुत सुना होगा, पैसा रहता भारत का, पर्स कहते हैं इसको,
तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल लिखो पहले, आर्टिकल 266(1). ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं, पब्लिक पर्स, ठीक है। तो पब्लिक पर्स सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या क्या होता है, होल्ड्स ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, मतलब गवर्नमेंट के सारे रेवेन्यूज इसी में होते हैं, होल्ड्स ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यूज ये आपको पता है, जैसे क्या हो गया, टैक्सेज हो गए, सारे टैक्सेज इसी में रहते हैं, फीस हो गई, ड्यूटीज हो गई, तो सब इसी में रहता है, ठीक है। तो ये सब इसी में रहता है। ये मेन अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो मतलब आपको मेन वाला अकाउंट यही है गवर्नमेंट का, मेन अकाउंट जिससे गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे करती है। तो ये लिख लो आप, गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज होंगे यहीं से निकाल के पैसा पूरे करेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये आपको ध्यान रखना, और डिपॉजिटर जो भी होंगे गवर्नमेंट के वो यहीं से पैसा निकालेगी और पूरे करेगी, ठीक है। मतलब यही है आपका पर्स, ठीक है। और इसको अप्रूव कौन करता है, ये अप्रूव होता है पार्लियामेंट के द्वारा, अप्रूव होता है, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, पार्लियामेंट हो गया। अच्छा एक बात देखो, जब गवर्नमेंट डिमांड करती है पैसे की, जब गवर्नमेंट डिमांड करती है, फिर उसको आर्टिकल 114, ठीक है। आर्टिकल 114 में क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि इसको पास कराना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट का डिमांड आएगा उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा पैसा निकालने के लिए, देन यहाँ से पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये तो इतना ध्यान रखना है। एक और कौन सा होता है, एक और बिल होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी यहीं पर देख ही लो अब, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके सर, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 267 में इसके बारे में बात की गई, 267 में बात की गई है। इससे पैसा निकालने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा आपको, कोई तामझाम नहीं, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा पैसा ले जाओ, ठीक है। सिर्फ प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, यहाँ पर पार्लियामेंट अप्रूव कर रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट अप्रूव कर रही है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वो ये इसको इमरजेंसी फंड कहते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो तुरंत निकालो, इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। चलो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गवर्नर इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित खेती को कहा जाता है, बताओ भाई। स्थानांतरित खेती जानते हो ना आप, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, है ना। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको और किस नाम से जानते हो आप, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सर जानते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सर ऐसा क्यों, स्लैश एंड बर्न क्यों, क्या होता है, देखो मोस्टली इसको कौन फॉलो करता है, ट्राइब यूज करती हैं, ठीक, ट्राइब फॉलो करती हैं, क्योंकि ये एक स्थान पे जाते हैं, वहाँ के पेड़ और काटते हैं, फिर उनको जला देते हैं ताकि थोड़ा आग लगा दिया ताकि जल के थोड़ा मिट्टी अच्छी उर्वरा हो जाए, और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। देन जैसे उनकी खेती की पावर वहाँ की भी गई, वहाँ से वो शिफ्ट करके दूसरे जगह जाके सेम काम करते हैं। तो आग जला के फिर उपयोग करते हैं, तो पहले काटते हैं पेड़ों को फिर आग लगाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली ट्राइब फॉलो करते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है, नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, बिल्कुल, ठीक है, नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, ओके। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब आंसर करते हैं, पोडू कहाँ है, पोडू, इसको हम पोडू या पेंडा भी कहते हैं, पोडू या पेंडा, ये कहाँ की है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दीपा सर, दीपा ही होता है कहाँ, ये आंध्र प्रदेश एंड सॉरी अंडमान एंड निकोबार में, ये छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है। दीपा छत्तीसगढ़ में भी होता है, तो आंध्र प्रदेश यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीपा, ठीक है। दीपा इज़ द राइट आंसर। चलो ब्रिंगा भैया, ये ब्रिंगा सिंगा कहाँ, ये उड़ीसा में होता है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और कुमारी कहाँ होता है, कुमारी होता है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो मोस्टली ये वेस्टर्न जो घाट्स हैं आपके, तो वहाँ पर एक कुमारी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अच्छा कुछ और बताओ तो यार, नॉर्थ ईस्ट को भी बताओ, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, आपको याद है ना, झूम कल्चर, झूम होता है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में दिख रहा होगा कि नहीं यार तुम लोगों को, मध्य प्रदेश में क्या होता है, मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, बेवर या दहिया, ठीक है। तो बेवर या दहिया, ठीक है। तो बेवर या दहिया, देवर याद कर लो, बेवर याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। और राजस्थान में वाल्टर, ठीक है। तो राजस्थान में क्या कहते हैं इसको, वाल्टरे, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद रखना है, और कुछ इंटरनेशनल भी हैं उनको भी याद रखते हैं। आ जाओ इंटरनेशनल करते हैं।
ब्राज़ील में सर क्या कहते हैं, ब्राज़ील में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम कहते हैं रोका, तो ब्राज़ील में रोको भाई। वेनेजुएला में क्या कहते हैं, वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में क्या कहते हैं, वेनेजुएला में कहते हैं कॉन्वोको, कॉन्वोको, ठीक है, तो कॉन्वोको कहते हैं। और मैक्सिको में क्या कहते हैं सर, मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा, ठीक है, तो मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, ठीक है। और क्या बता, श्रीलंका में क्या कहते हैं, श्रीलंका के छेना, तो श्रीलंका के छेना याद रखिए, छेना खा खा के काले हो गए। और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया बताओ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, लदांग, ठीक है, तो इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। वियतनाम में क्या कहते हैं, वियतनाम में, तो वियतनाम में कहते हैं रे, ठीक है, वियतनाम में रे नाम का कोई शख्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वर्ड के, और ये स्टेट के तो मैंने करा ही दिए कुछ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1992 में किस संगठन ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया, ये बताओ भैया, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्वयं सहायता समूह SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये होता है। तो ये किस लिए होते हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, पैसा देते हैं। पहला कहाँ बना था, पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप था वो कौन था, लिखो, वो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अरे किसी और पेन से लिख देते हैं, आ जाओ। तो अरे इसको पहले ऐसे लिखो ना तुम लोग, ऐसे क्यों, अरे कभी कभी तो साफ ही नहीं होता। ये सेवा था, पहला आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप था सेवा, इसका फुल फॉर्म लिखो अब, तो इसका फुल फॉर्म था सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, तो एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपको पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, ये पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप था। कब इसका इस्टेब्लिशमेंट, 1974 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ, अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो SHGs हो गए, ठीक है, तो अब ये लिंक कौन किया है, लिंक करने वाला लिंकेज कार्यक्रम किसने शुरू किया है, ठीक है, तो ये कार्यक्रम शुरू करने वाला, यही तो मेन क्वेश्चन है हमारा, है ना। चलो आ जाओ मैं यहाँ पर करा देता हूँ। देखो SHG जो थे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनको बैंक से किसने लिंक किया है, बैंक से लिंक करने वाला कौन है, लिंक किया था नाबार्ड ने काम किया, नाबार्ड ने ये काम किया, ठीक है, तो नाबार्ड सर, नाबार्ड बिल्कुल, हाँ नाबार्ड ने ये काम किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है ज़्यादा। किस कमेटी की सिफारिश थी, शिवरमन, ठीक है, तो शिवरमन कमेटी थी, तो ये तो आपको ध्यान है, शिवरमन कमेटी हो गई। और इसमें क्या था, इसमें से अच्छा इसी के द्वारा और क्या बता सकता हूँ, RRBs की स्थापना हुई थी ना, रीजनल रूरल बैंक, RRBs की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1975 में पहला RRB बना था, 1975 में, ठीक है, तो RRBs को ये सुपरवाइज करते थे, तो स्थापना नहीं, ये सुपरवाइज करते थे, नाबार्ड वाले सुपरवाइज करते थे RRBs की, इसीलिए हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1975 में पहला बना था, पहला उसको क्या कहते थे, प्रथम ग्रामीण बैंक, तो प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो प्रथम ग्रामीण बैंक, ये आपको ध्यान रखना, प्रथम ग्रामीण बैंक 1975 में। RRB की स्थापना अगर क्वेश्चन आता है तो 1975 मार्क करना है। अच्छा, RRBs में जो शेयर होते हैं जो 50% होते हैं, 50% टोटल होते हैं वो जो सेंटर के होते हैं, तो 50% सेंटर के होते हैं, 15% जो होते हैं स्टेट फाइनेंस करता है, और 35% जो होता है वो स्पॉन्सर, जो बैंक स्पॉन्सर कर रहा होता है ना, स्पॉन्सर बैंक करता है, ठीक है, तो 35% बैंक स्पॉन्सर करता है, ठीक है। और ये RRBs की स्थापना किसके तहत हुई थी, नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो अच्छा, ये आपका प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ बना था, ये कहाँ बना था ये आपका, तो ये बना था 2 अक्टूबर 1975 को कहाँ बना था, मुरादाबाद कहाँ है आपका, यूपी, है ना, तो मुरादाबाद यूपी में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो और क्या है, अच्छा सेबी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा क्या है करेक्ट आंसर भैया इसका, तो ये लिंकेज का काम किसने, नाबार्ड ने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यही हो गया। सेबी के बारे में बताओ, सेबी क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, एक्ट इसके लिए आया 1992 में,
तो 1992 के एक्ट से ये बना और वैधानिक बनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हुआ। इसके हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। करंट वाली क्लास के तो बच्चे इसका आंसर कर पा रहे होंगे बहुत तगड़े से, है ना। ये इसका काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। जो स्टॉक मार्केट होती है आपको, उसका रेगुलेशन का काम होता है, सेबी का रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी बातें। और एक अच्छा 1990 वाली बात करें, 1990 की बात करें, यहाँ पर किसकी स्थापना होती है? सिडबी की। ये आपको इसकी स्थापना ध्यान रखना, सिडबी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। तो मार करो तुम, तबला 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 के बारे में करते हैं। तबला, एक तो किशन महाराज हो गए, यहाँ पे किशन महाराज हो गए तबला में, ठीक है। तो किशन महाराज पहले तो तबला के हो गए। और कौन तबला बजाते हैं? उस्ताद अल्लाह खां, है ना। तो उस्ताद अल्लाह खां। यार बहुत गर्मी हो रखी है यार, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। इन्हीं के पुत्र कौन थे? उस्ताद अल्लाह खां के पुत्र जाकिर हुसैन, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। तो इनके बारे में क्वेश्चन 100% आने वाला है आपका, ठीक है। इनके बारे में करना पड़ता है। अच्छा, ये दोनों कहाँ से थे? दोनों आपके पंजाब घराने से, ठीक है। दोनों पंजाब घराने थे। और किशन महाराज बनारस घराने से थे, पंजाब घराने से और बनारस घराने, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो अब इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको। इनको अवार्ड मिले थे बहुत सारे, 4 ग्रैमी अवार्ड मिले थे, 4 ग्रैमी मिले थे। और 5 किसे मिले थे? 5 ग्रैमी मिले थे आपको, किसके? रविशंकर जी को, पंडित रविशंकर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 5 ग्रैमी रविशंकर को मिले थे। पहला ग्रैमी इनका था वो प्लैनेट ड्रम के लिए, एल्बम के लिए, ठीक। एल्बम के लिए ही मिलता है, तो प्लैनेट ड्रम ये इनके एल्बम का नाम है। इसी एल्बम के लिए इनको पहला ग्रैमी मिला। और बाकी 4 मिले जो, सॉरी बाकी 3, तो बाकी 3 जो मिले ना, सब 2024 में मिले। 24 में किसके किसके लिए मिले सर? तो एज बी स्पीक, ये सब एल्बम के नाम है, ठीक है। तो एज बी स्पीक का नाम लिखो। और पास तो हो गया। और कौन सा हो गया? दिस मूवमेंट हो गया, ठीक है, दिस मूवमेंट, ओके। चलो ये ध्यान रखना है। और इनको कौन से अवार्ड मिले? और इनको देखो, पद्मश्री का अवार्ड कब मिला? पद्मश्री 1988 एंड 98, 2 अवार्ड मिले पद्मश्री के। पद्म भूषण कब मिला? यह शॉर्टकट याद रखिएगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ऐसे, तो अब पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। और इनकी डेथ हो चुकी है, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन तबला बजाता है सर? तबला बजाते हैं हमारे निखिल घोष जी। निखिल घोष जी भी तो तबला बजाते हैं सर। और विक्रम घोष जी भी तो तबला बजाते हैं सर, विक्रम घोष, ठीक है। कुछ नोट्स जो डाउनलोड करते हैं फिर कहते हैं सर राइटिंग आपकी ख़राब है। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, अभी तुम्हें राइटिंग देखनी है। चलो तो ये ध्यान रखना तबले के बारे में, ठीक है। संतूर का बताओ। तो संतूर के बारे देख लेते हैं यार। संतूर वाली मॉम तो याद होगी आपको ना। संतूर याद रखो, बताओ इसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्री वीणा के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्री वीणा, ठीक है। स्वतंत्री वीणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नोन एज स्वतंत्री वीणा। ये तो आपको ध्यान है। इसके फेमस बताओ कौन कौन हैं कलाकार? शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा जी का नाम आपको ध्यान रखना, शिव कुमार शर्मा हो गया। और कौन है? और भजन सोपारी, तो भजन सोपारी हो गए, भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी हो गए। उल्हास बोपट, तो उल्हास बोपट हो गए, उल्हास बोपट। और क्या है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप इस संतूर के बारे में। अब थोड़ा सारंगी के बारे में भी करते हैं। तो सारंगी के बारे में बताओ। सारंगी पंडित राम नारायण बाजा बजाती, पंडित राम नारायण हो गए, ठीक है। और कौन हो गए? उस्ताद बुंदा खान, अरे ये तो नाम आप भूलोगे ही नहीं, उस्ताद बुंदा खान, ठीक है। तो उस्ताद बुंदा खान, ठीक है। तो उस्ताद बुंदा खान का नाम ध्यान रखिएगा। और लतीफ़ खान का भी याद रखिएगा, ठीक है। तो लतीफ़ खान। तो ये सब आपके सारंगी से संबंधित हैं। और बांसुरी बचा ना, चौथा ऑप्शन कौन था? बांसुरी, ठीक है। तो बांसुरी कभी कर ही लो भाई, आप कहे छोड़ रहे हो उसको। तो बांसुरी का बताओ। हरि प्रसाद चौरसिया जी, तो हरि प्रसाद चौरसिया, ये तो हमने कॉल कई बार किया है, चौरसिया है ना, चौरसिया साहब। और पन्नालाल घोष, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बांसुरी के लिए।
तो पन्नालाल घोष, ठीक है। तो इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो नोट्स तो बना ही रहे होगे आप तुम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा दूर नहीं है। अब ये सोचो कि अभी बहुत टाइम है, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। चलो ठीक है, तो अब PDF देख लिया करो, थोड़ा नोट्स अपने बनाओ तुम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो PDF के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल में जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, आज शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।